गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। डायरेक्टरी, अब एक ये नया वर्ड आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। इस वर्ड को मैं आपको अभी समझाता हूँ, इट्स वेरी इजी। लेकिन मैं साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, अगर आपका ये ड्रीम है कि आपको आईएएस आईपीएस जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका मेन एम है अभी से, तो आपको जो बुक के अलावा जो चीजें मैं कई बार, और आज मैं उनमें से दो चीजें फिर दोबारा से आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, जो आपको रिटेन रखनी है अपने पास। कहीं ना कहीं आप नोट डाउन करें या फिर उसको अपने माइंड, अपने दिमाग की नसों में उसको बिठा लें, है ना, समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता होती हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो कुछ चीजें आपकी बुक में नहीं है, लेकिन उसको मैंने कवर अप करने के लिए आपको वो पूरा एक क्लियर पिक्चर देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी हम देखते हैं कि डायरेक्टरी रूल क्या है। उससे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्टरी रूल क्या है, कैसे है, उसको हम थोड़ा सा एक बार उसके ऊपर नजर डालते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्यारे बच्चों कि आपको फ्रांस की ये कुछ ईयर्स, 5 ईयर्स आपको याद रखने जो रेवोल्यूशंस हुई हैं। और साथ में मैंने आपको कहा था कि जब 1789 की रेवोल्यूशन हुई थी तो बीच में कई बार वो वही चीजें दोबारा से रिपीट हुई थी, लेकिन क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली आप देख रहे हैं 1789, फिर 91, फिर 92, फिर 93, राइन ऑफ टेरर 94, फिर उसके बाद अब आप देख रहे हैं डायरेक्टरी रूल आ गया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का आपने रूल देखा। तो ये जो जल्दी जल्दी आ रहा था, तो इसी दौरान आपने देखा फ्रांस में क्या हुआ, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, और उसके बाद फिर रिपब्लिक बना, फिर दोबारा से कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप या किंग का, नेपोलियन का रूल स्टार्ट हो गया। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में, एक तो डायरेक्टरी क्या है, उसके लिए मैं आपको पहले एक बार यहाँ पे रिकैप करता हूँ कि ताकि आप को रिलेट कर सकें व्हाट इज दिस डायरेक्टरी। तो आपको जो मैंने ईयर्स बताए थे एक बार फर्स्ट वीडियो में, उसको हम देख लेते हैं। 1789 में आपको याद रखना है फ्रेंच रेवोल्यूशन, और आपको पता ही है 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने ऑफिशियली जो है रूल करना शुरू कर दिया था फ्रांस को, और 1815 में नेपोलियन जो है उसको यूरोपियन काफी देशों ने मिलकर हरा दिया था। तो उसके बाद ये मतलब नेपोलियन का रूल खत्म हो गया और साथ ही मोनार्की सिस्टम दोबारा से आ गया यहाँ पर, राइट। तो आपको याद रखना 1815 में नेपोलियन की डिफीट के साथ ही वहां पर मोनार्की सिस्टम आ गया। तो 1830 में फिर रेवोल्यूशन हुई, फिर दोबारा से क्या हुआ यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गया, जो हमने अभी यहाँ पे भी देखा था 89 वाली में। और फिर 48 में फाइनली दोबारा से एक रेवोल्यूशन हुई जिसमें दोबारा से फ्रांस ने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया। तो उसके बाद कोई ऐसा कोई बड़ी इवेंट नहीं है। तो एक तो आपको ये याद रखना है प्यारे बच्चों, मैंने आपको रिकैप इसलिए कराया। अब आप देखेंगे कि नेशनल असेंबली, अगर आप एग्जैक्ट डेट अभी याद करने की जरूरत नहीं, आप लेकिन ईयर्स इसके कम से कम याद रखें, और वो भी अभी आप नहीं याद कर सकते हैं क्योंकि वो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो इसकी क्रोनोलॉजी है ये आपको समझनी है प्यारे बच्चों। तो आप जानते हैं नेशनल असेंबली आई थी पहले, नेशनल असेंबली का नाम क्या बदल दिया था, कन्वेंशन, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के टाइम में, राइट। तो उसके बाद फिर डायरेक्टरी रूल जो अभी हम देखेंगे क्या हुआ, उसके बाद फिर फ्रांस कॉन्सुलेट, और उसके बाद नेपोलियन रूल। जब नेशनल असेंबली जो है उसका टाइम पीरियड क्या था, 1789 से 92 तक, ये आपको पता है। फिर जब कन्वेंशन आई तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आ गया, तो 92 से 94 तक उसका नाम क्या रहा, कन्वेंशन। फिर 94 के बाद अभी आप जो देखेंगे 99 तक इसका नाम हो गया डायरेक्टरी, और ये क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। फिर उसके बाद फ्रांस कॉन्सुलेट, यानी कि डायरेक्टरी के बाद भी एक और आया जो आपकी बुक में नहीं है, दैट इज फ्रांस कॉन्सुलेट। यहीं पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, कॉन्सुलेट का मतलब अगर आप वैसे डिक्शनरी में देखेंगे तो दूतावास, वाणिज्य दूतावास, यानी कि जो एम्बेसडर्स होते हैं, यानी कि अमेरिका का यहाँ पे इंडिया में, इंडिया का अमेरिका में, अलग अलग देशों में है, तो दैट इज एम्बेसडर। लेकिन जब आप फ्रांस कॉन्सुलेट बोलोगे तो 1799 से फ्रांस के बारे में स्पेसिफिकली ये वाला टाइम पीरियड आपका निकल के आएगा। और उसके बाद नेपोलियन रूल शुरू हो गया था, जैसे कि मैंने बताया। ये दो इतिहास के पन्नों में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फ्रांस के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में। तो नेशनल असेंबली में टोटल मेंबर्स कितने थे आपको पता है, रिचर सेक्शन था 745। कन्वेंशन में क्या हुआ, सारी पावर धीरे धीरे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के पास आ गई थी। डायरेक्टरी रूल में क्या है अभी हम जब देखेंगे तो यहाँ पे 5 मेंबर्स को बनाया गया। अभी मैं आपको साथ में ही बता देता हूं व्हाट इज दिस डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल क्या है प्यारे बच्चों की, जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की को गिलोटाइन किया गया उसके साथ में ही ये जो नया सिस्टम आया, नए इलेक्शन जब हुए तो उसमें एक चीज तो ये कर दी कि जो मैन है जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को राइट टू वोट, यानी कि वही वाला सिस्टम कहीं ना कहीं जो 3 डेज टैक्सेस वाला था जब हमने देखा, तो 5 डेज मतलब उनको मैन विद प्रॉपर्टी को ही राइट टू वोट मिला, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ कि जो रिचर, जो मिडिल क्लास थी, उन्होंने पावर को कहीं ना कहीं सीज कर लिया, यानी कि उनके पास पावर आ गई। तो उन्होंने ये रूल बनाया कि जो मैन है उनके पास प्रॉपर्टी है वही राइट टू वोट दे सकते हैं।
तो उसके बाद उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों कि वहां का जो स्ट्रक्चर था वहां पे 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए। अब 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, हमारे इंडिया में भी 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब आपको ध्यान रखना है, कुछ टर्मिनोलॉजी हमें जितनी जल्दी याद हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि यही आप बार बार इनको आप देखेंगे, ये आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जहां कानून बनते हैं। तो हमारी पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो हमारे इंडिया में भी 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आप उसको लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये क्या है, जहां पे कानून बनते हैं, तो उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, यानी कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई। अब 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फिर चुनती थी किसको, 5 डायरेक्टर्स को। तो डायरेक्टर्स रूल फ्रांस में आ गया, तो यानी कि ये जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये फिर डायरेक्टर्स को चुनती थी। और ये जो डायरेक्टर्स की संख्या थी ये टोटल कितनी थी, 5, ठीक है। यहाँ पे मैंने 745 लिखा, यहाँ पे 5, ताकि आप इसको समझ जाएं। तो 5 क्यों रखा जाता था, जैसे कि इससे पहले कन्वेंशन में सारी पावर कंसंट्रेट होगी किसके पास, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के पास। तो ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा ना आए कि पावर सारी एक तरफ चले जाए, तो इसलिए क्या हुआ, इन्होंने पावर को विघटन कर दिया, उसका पावर को शेयर कर दिया बिटवीन 5, राइट। लेकिन अब ये जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और ये जो एग्जीक्यूटिव थी, अब ये जो 5 डायरेक्टर्स थी इनको आप एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं। क्यों एग्जीक्यूटिव, अगेन फिर मैं आपको बता रहा हूं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में जहां कानून बनता है, एग्जीक्यूटिव जो उस कानून बनने के बाद उसको जो लागू करता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव थे ये जो डायरेक्टर्स थे 5। अब क्या है कि डायरेक्टर्स और 2 लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इनके बीच में लड़ाई होती रहती थी, है ना, क्लैशेस होते रहते थे। इससे क्या होता था, जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वो डायरेक्टर्स को डिसमिस कर देते थे, उनको हटा देते थे, ठीक है। तो मतलब फिर दोबारा उनकी लड़ाई होती थी, तो ये एक इंस्टेबिलिटी आ गई थी यहाँ पर। अब जब ये इंस्टेबिलिटी आ गई तो उससे क्या हुआ प्यारे बच्चों, एक मिलिट्री डिक्टेटर दैट इज नेपोलियन बोनापार्टे, उनका कहीं ना कहीं आगाज होता है। और यहीं पे आप देखेंगे जब डायरेक्टरी मैंने आपको बताया 5 मेंबर्स, तो उसके बाद 1799 में फ्रांस कॉन्सुलेट जो है यहाँ पे 3 मेंबर्स का कॉन्सुलेट बनाया गया। तो ये जो कॉन्सुलेट है इसमें 3 मेंबर थे, जिसमें जो मेन थे वो थे नेपोलियन बोनापार्टे, 3 में। तो यहाँ पे भी पावर को कहीं ना कहीं शेयर किया। हालांकि नेपोलियन बोनापार्टे चाहते तो इसी समय अपने आप को एज अ मोनार्क या अपने आप को एज अ राजा फ्रांस का घोषित कर सकते थे, बट ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल मैन। इसने जो, क्योंकि आपने देखा इतनी सारी रेवोल्यूशंस हुई जिसने ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप में काफी हलचल मचाई, तो उनको पता था कि कई पिलर्स ऐसे खड़े हो चुके हैं। तो पहले पावर में आके उन्होंने धीरे धीरे उन पिलर्स को तोड़ा और फिर फाइनली 1804 में उनको पूरे फ्रांस के शासन को ऑफिशियली अपने हाथ में कर लिया। तो यानी यहाँ पे जो मैं आपको इंपोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं फ्रांस के अंदर जो रूल था वो नेपोलियन बोनापार्टे का यहीं पे स्टार्ट हो चुका था, लेकिन यहाँ पे 3 कॉन्सुलेट्स थे, राइट। तो यहां पर आगे फिर उनका एक्चुअल में जो रूल स्टार्ट हुआ, यानी कि अगर वैसे हम नेपोलियन का रूल देखें तो 1799 टू 1815, 16 साल। तो फ्रांस, तो डायरेक्टरी में अब आपकी बुक क्या कहती है, हम एक बार वो देख लेते हैं ताकि कोई चीज मिस ना हो, और फिर मैं आपको दोबारा से फ्रांस कॉन्सुलेट, आई होप आपको समझ में आ गया कि इसके बाद जो फ्रांस कॉन्सुलेट बना फिर नेपोलियन रूल स्टार्ट हुआ। तो इनका ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है इफ यू विश टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize power, यानी कि जो अमीर मिडिल क्लास थे उनके पास सारी पावर आ गई। A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied section of the society। वही चीज है ना, It provided for 2 elected legislative council, यानी कि जैसे हम पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरीके से यहाँ पे जो था काउंसिल ऑफ एंशिएंट एंड काउंसिल ऑफ 500, यानी कि मतलब, लेकिन आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल। These then appointed a directory and executive made up of 5 members। और ये 5 members क्यों करे उन्होंने, ताकि पावर कंसंट्रेट ना हो। This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins। However, the directors often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator, Napoleon Bonaparte। Through all these changes in France, जो भी हमने ये चेंजेस अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, the idea of, प्यारे बच्चों, फ्रांस ने पूरी दुनिया को 3 चीजें दी हैं। लिबर्टी, मतलब ये वर्ड दिए 3, और मतलब आप ये चीजें भी कह सकते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी यहीं से निकला, एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। जैसे मैंने आपको बताया टेम्बल हमारे लगभग हर एक बुक के फर्स्ट पेज पे मिलती है, तो उसमें जो वर्ड आए हुए हैं दैट इज फ्रॉम दिस
फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो the ideals of freedom, of equality before the law and of fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and rest of Europe during the following century। यानी कि आने वाली सेंचुरीज में भी जैसे हम आगे देखेंगे तो काफी देशों ने उनसे, हमारे इवन भारत ने भी फ्रांस से काफी कुछ सीखा है, फ्रांस की रेवोल्यूशन से। तो हमने देखा बुक में। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको एक तो ये वाला टाइम पीरियड याद रखना है प्यारे बच्चों, राइट, कि कौन कौन सी जो, क्योंकि ये 10th में भी आपको आएगा, इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज फॉर योर फ्यूचर। ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल असेंबली, कन्वेंशन, डायरेक्टरी ऑफ फ्रांस, कॉन्सुलेट एंड देन रूल ऑफ नेपोलियन। अब प्यारे बच्चों, नेपोलियन के ऊपर अलग से बहुत कुछ बन सकता है ना, बहुत एक सेपरेट वीडियो डेडिकेटेड, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं उसके ऊपर बनाऊं, लेकिन आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। नेपोलियन बोनापार्टे का जन्म हुआ जब भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त को उनका जन्म हुआ है। साथ में आपको महात्मा गांधी 2 अक्टूबर तो याद है, लेकिन उनका ईयर भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज 1869। अब आप कहेंगे महात्मा गांधी कहां से आ गए, तो महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869, उनसे ठीक 100 साल पहले ईयर के हिसाब से तो 1769 में नेपोलियन बोनापार्टे का जन्म हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में एक जगह है कॉर्सिका, देखो आप देख रहे हैं ना, दिस इज फ्रांस, ये फ्रांस है, इसकी कैपिटल। यहां पे आप देखेंगे फ्रांस की बाउंड्री से बाहर एक आइलैंड है कॉर्सिका, राइट, यहां पे इनका जन्म हुआ था। दिस इज कॉर्सिका, दिस, यहां पे इनका जन्म हुआ था। तो इन जैसा मिलिट्री कमांडर और कोई दूसरा मतलब ऐसा नहीं माना जाता। इतिहास के पन्नों में, वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ही इज द बेस्ट कमांडर, मिलिट्री कमांडर। इसका आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी हमारी जो एनडीआई में ओटी है, या जो दुनिया की और भी जो एकेडमीज है जहां पे आर्मी ऑफिसर्स को तैयार किया जाता है, वहां पर आज भी इनकी जो स्ट्रेटेजीज बनाई हुई थी उन्हीं को ही स्टडी करके हम मतलब आज भी उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और इसके अलावा ही वॉज नॉट ओनली अ मिलिट्री कमांडर, ही वॉज अ पॉलिटिशियन, जैसा भी आप देखेंगे भी। और साथ में आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे हमारे इंडियन पिनल कोड है, राइट, या जो हमारे जो लॉज चल रहे हैं, उन लॉज में भी बहुत सारी चीजें जो दुनिया मानती है वो इन्होंने एक नेपोलियनिक कोड दिया था। जैसे ये 1804 में इन्होंने सत्ता संभाली थी, तो इन्होंने एक नेपोलियनिक कोड, इसको सिविल कोड भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये कि नेपोलियन बोनापार्टे कोई छोटी मोटी मतलब हस्ती नहीं है। सिकंदर के बाद अगर किसी को माना जाता है विश्व विजेता तो वो है नेपोलियन बोनापार्टे। प्यारे बच्चों, 1815 में इनको 4 देशों ने, बड़े देशों ने मिलकर हराया था। ब्रैप उनको बोलते हैं, मैं भी उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। और उनको फिर सेंट हेलेना की भी मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं। 1815 में इनको सेंट हेलेना, आप यहां देखेंगे ये अंगोला और नामीबिया, अंगोला के साथ में यहाँ पे बीच में बिल्कुल, तो यहां टापू में इनको अकेले छोड़ दिया सेंट हेलेना में। और 1821 में इनकी वहां पर मौत हो गई। तो एक चीज आप ये भी देखेंगे, लुई 16 को भी मतलब हैंग कर दिया गया, फिर उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी कहीं ना कहीं गुलेटाइन कर दिया गया, और उसके बाद इनको भी कहीं ना कहीं मार दिया गया। लेकिन इतिहास के पन्नों में नेपोलियन बोनापार्टे का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। तो इनकी 2 चीजें बहुत अच्छी हैं, जिनमें से मैं एक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एज अ बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, आपको ये, और मैं इसको अपने जीवन में बहुत मानता हूं और इस चीज के ऊपर चलने की कोशिश करता हूं कि लोग कहते हैं कि मुझे चिंता है, कि मान लो मैं आप ही के हिसाब से बोलता हूं कि आपका 1 हफ्ते के बाद एग्जाम है और आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, आपको चिंता हो रही है एग्जाम की। तो नेपोलियन बोनापार्टे कहते हैं कि अब आपके पास 1 हफ्ता है, आपको टारगेट पता है और आपके पास टाइम पता है, अपनी एनर्जी पता है, तो या तो आप उसको कर डालो, चिंता की फिर चिंता कैसी, यानी आप उसको कर ही रहे हो तो फिर थोड़ा, फिर तो आप कर ही रहे हो उसको। या अगर आपको लग रहा है कि उस 1 हफ्ते में भी मैं नहीं कर पाऊंगा, या मतलब मैं कर ही नहीं सकता हूं, आपने गिव अप कर दिया, तो भी चिंता किस बात की, क्योंकि होना तो है ही नहीं वो। तो यानी जब हो सकता है तो उसको कर डालो, तब कैसी चिंता, और जब नहीं होना है तो फिर उसके बारे में सोचना ही क्यों है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए, और मैं जानता हूं कि जब हम गिव अप नहीं करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हमारे पास क्या क्या एनर्जी, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, तो हम उसको कर डालते हैं, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। प्यारे बच्चों, आगे आप वुमेन्स का रोल देखेंगे पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो इंसिडेंट्स मेन थे वो खत्म हो चुके हैं। फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो स्लेव की जो वहां पे रोल था फ्रांस में, स्लेवरी सिस्टम है ना, वो क्या था। और लास्ट वाले में देखेंगे रेवोल्यूशंस एंड दी लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल, किस तरीके से वो चल रही थी, वो भी हम देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दिस इज फॉर योर क्लिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स। इट शुड बी, पहले आप इसकी क्लिक ले लें प्यारे बच्चों, ताकि इनके सामने आप इन्होंने क्या क्या इंसिडेंट्स हुए वो आप जरूर ध्यान रखें।
and now this is for your this click directory rules. I hope you understand what is this. God bless you all. Love you all.